नमस्कार। कभी सोचा है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कैसे बनाए रखता है? क्या ये सब बस ऐसे ही हो जाता है या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा गहरा सिस्टम काम कर रहा है? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया ढांचा है। तो चलिए, आज इसी ढांचे की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अमेरिका की ये कंट्रोल सिस्टम है क्या। फिर हम इसके आर्थिक यानी पैसे वाले और टेक्नोलॉजी मीडिया वाले हथियारों पर नजर डालेंगे। इसके बाद जाहिर है उसकी बेजोड़ मिलिट्री मशीन की बात होगी। और आखिर में हम ये सब कुछ एक्शन में देखेंगे कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट क्या है? स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अमेरिका का जो दबदबा है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक जानबूझकर बनाया गया एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो पैसे की ताकत, टेक्नोलॉजी की ताकत और फौज की ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के मामलों को अपने हिसाब से मोड़ता है। और देखिए, स्रोत अपनी बात की शुरुआत ही इसी एक लाइन से करता है। देखिए अमेरिका पूरी दुनिया पर कैसे रूल करता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बोल्ड दावा है ना? और यही दावा हमारे पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। मतलब बात सिर्फ प्रभाव या इन्फ्लुएंस की नहीं हो रही है, बात एक तरह से राज करने की हो रही है। अच्छा, तो इस सिस्टम का पहला और सबसे मजबूत पिलर क्या है? स्रोत के हिसाब से वो है पैसा। मतलब पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है, जो पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है असल में वही दुनिया का एजेंडा तय करता है। अब यह कंट्रोल दिखता कहाँ है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में। स्रोत ये बताता है कि इन जगहों पर सबसे ज्यादा वोटिंग पावर अमेरिका के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को मिलने वाले लोन पर रोक लगा सकता है, मतलब वीटो कर सकता है। ये है बिना एक भी गोली चलाए अपनी बात मनवाने का तरीका। इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। और फिर आता है स्विफ्ट कोड। ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। लगभग हर इंटरनेशनल लेनदेन इसी के जरिए होता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब अमेरिका ने रूस को इस सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाया तो पूरी दुनिया ने देखा कि ये कितना बड़ा आर्थिक हथियार है। मतलब किसी देश को दुनिया के फाइनेंशियल नेटवर्क से काट देना। तो पहला पिलर था पैसा। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इंफॉर्मेशन का कंट्रोल। स्रोत के मुताबिक अमेरिका की ताकत का दूसरा बड़ा स्तंभ है टेक्नोलॉजी और मीडिया पर उसका दबदबा। मतलब वो डिजिटल दुनिया जिसमें हम और आप हर रोज हर पल जी रहे हैं। जरा एक मिनट सोचिए, आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज या फिर आईओएस, आप कुछ भी खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? गूगल पे। ईमेल के लिए जीमेल ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से। स्रोत यही तो समझा रहा है कि ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा डिजिटल जाल एक अमेरिकन ग्रिड है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीडिया भी है। स्रोत का यह भी दावा है कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर कंट्रोल होने की वजह से अमेरिका इंटरनेशनल नैरेटिव सेट कर सकता है। मतलब किस कहानी को कैसे सुनाना है। इसका एक उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को दुनिया ने कैसे देखा और फिर इराक पर हुए हमले को कैसे देखा गया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? बस यहीं से नैरेटिव का खेल शुरू होता है। तो ठीक है, पैसा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन जब सॉफ्ट पावर मतलब प्यार से बात मनवाना काम नहीं आता, तब क्या? तब स्रोत के मुताबिक अमेरिका अपनी ताकत का तीसरा और सबसे साफ दिखने वाला पिलर इस्तेमाल करता है, उसकी जबरदस्त मिलिट्री और टेक्नोलॉजी, यानी कि हार्ड पावर। स्रोत एक हवाई हमले का पूरा सीक्वेंस बहुत डिटेल में बताता है। सोचिए एक हमला कैसे होता है। सबसे पहले EA-18G ग्रॉलर आता है और दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है, उसे जाम कर देता है और फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल से उसे तबाह कर देता है, दुश्मन अंधेरे में। फिर एंट्री होती है B-2 स्पिरिट बॉम्बर की, जो रडार पर दिखता ही नहीं और चुपके से बड़े बड़े टारगेट्स उड़ा देता है। इसके बाद B-1 और B-52 बॉम्बर आते हैं और बड़े पैमाने पर बमबारी करते हैं। और अंत में आसमान को साफ करने के लिए आते हैं F-35 और F-22 फाइटर जेट्स। एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन। तो ये जो B-2 बॉम्बर है, ये अदृश्य कैसे हो जाता है? ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? स्रोत इसे बहुत आसान भाषा में समझाता है। असल में प्लेन के खास डिजाइन और उस पर लगे एक स्पेशल पेंट का कमाल है। ये पेंट रेडार से आने वाली तरंगों को वापस नहीं जाने देता, बल्कि उन्हें सोख लेता है, या कहिए कि चिपका लेता है। नतीजा, रेडार ऑपरेटर को स्क्रीन पर कुछ दिखता ही नहीं सिवाय खाली आसमान के।
और ये जो बॉम्बर्स की तिकड़ी है, B2, B1 और B52, ये मिलकर काम करती है। तीनों का अपना अपना रोल है। B2 स्पिरिट है साइलेंट किलर, चुपके से आता है और सटीक निशाना लगाकर चला जाता है। B1 लैंसर है स्पीड का किंग, सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करता है। और फिर है B52, जिसे कारपेट बॉम्बर भी कहते हैं। इसका काम है अपने भारी भरकम पेलोड से पूरे के पूरे इलाके पर बमों की चादर बिछा देना। अब जरा नेवी की ताकत देखिए। ये एक आंकड़ा ही काफी है सब कुछ समझने के लिए। अमेरिका के पास 11, जी हां 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये इतने हैं कि बाकी पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिला भी दें तो भी अमेरिका आगे है। ये दिखाता है कि समंदर पर किसका राज है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत ताकतवर है, पर क्या इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। स्रोत के मुताबिक इसका जवाब है असममित युद्ध। ये क्या होता है? इसका मतलब है जब एक कमजोर ताकत एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ने के लिए सीधे सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े यानी कि अपरंपरागत तरीके अपनाती है। और आज के दौर में इसका सबसे बड़ा हथियार है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसा कि ईरान वाले मामले में देखने को मिला। अब ड्रोन के मामले में दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ हैं अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन, बहुत हाईटेक, बहुत महंगे और कई काम करने वाले। और दूसरी तरफ है ईरान का शहीद ड्रोन, जिसके बारे में स्रोत बताता है कि वो बहुत ही सरल, सस्ता और सिर्फ एक काम के लिए बना है, आत्मघाती हमला। स्रोत ने तो मजाक में ये तक कहा है कि इसमें लूना मोपेड जैसा इंजन लगा है, लेकिन यही सादगी इसकी ताकत है। तो इन ड्रोन से कैसे बचा जाए? एक तरीका है सॉफ्ट किलिंग। इसमें ड्रोन को मिसाइल से नहीं मारते, बल्कि उसके कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिग्नल को जैम कर देते हैं। मतलब उसे अंधा और बहरा बना देते हैं। लेकिन इसका भी तोड़ निकाला गया है। स्रोत ने एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है यूक्रेन का, जहां ड्रोन्स पर तारें लगा दी गईं ताकि वो जैमिंग से बच सकें। तो इस पूरे विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है? शोध का फाइनल आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर आज की दुनिया में किसी देश को सच में आज़ाद यानी संप्रभु रहना है तो उसे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। मतलब अपने एंटी सैटेलाइट हथियार, अपने ड्रोन झुंड जैसे भारत का शेषनाग सिस्टम और अपना खुद का AI और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना होगा। और यहीं हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सब कुछ एक दूसरे से इतनी बुरी तरह उलझा हुआ है, वहां सच्ची असली आज़ादी का मतलब क्या है? क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।